फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अवैस साबित साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? खैरियत से? सर रोज़े के बारे में बात की जाए तो हमें पता है कि इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब जदीद तहकीक भी आई है जिससे ये बात साबित होगी। इस्लामी तालीमात तो हमेशा से कहती हैं कि रोज़ा जो है सेहतमंद इंसान को बनाता है। कैसे रोज़ा जो है सेहतमंद बनाता है, इसके बारे में बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ना, यहाँ पे जिस तरह आप लोगों ने भी कहा 14 घंटे की फास्टिंग है। पूरा साल हम साउथ एशियन जो लोग हैं बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का जो खाना खाते हैं, इट्स अनराइवल्ड, अनपैरेलल्ड। जिस तरह के स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं, जिस तरह के मसाला जात हम यूज़ करते हैं, ये पूरी दुनिया में आपको शायद कहीं नहीं मिलते। तो हमारे लिए रोज़े की अहमियत थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बड़ा आइडियल टाइम है कि जो एक्स्ट्रा फैट हम लोगों ने यूज़ कर लिया है या जो बॉडी का वेट हमने गेन कर लिया है, वो जो है वो हम इस महीने में लूज़ कर दें। अब ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इस टाइम में, जब डिहाइड्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और एक नेचुरल जो है ना वो हमारी सटाइटी को फुलफ़िल करती है, वो जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं या जो मीठे मशरूबात हैं वो। तो जब रोज़ा अफ्तार करते ही हम रूह अफ़ज़ा का एक गिलास और फिर दूध सोडा जो बड़ा कन्वेंशनली हमारे इधर यूज़ किया जाता है, जब उन चीज़ों पे जाते हैं तो वो जो 12-14 घंटे की फास्टिंग है, हम उसको किसी हद तक जो है ना वो थोड़ा ज़ाया करने की तरफ चले जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन में ये जो चैलेंज है ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है, ये जो आर्टिफिशियल शुगर्स हम यूज़ करते हैं, वी ऑल अराइव्ड एट अ कॉन्सेप्ट ना कि ये जो आर्टिफिशियल शुगर्स हैं ये तो बहुत नुकसानदेह हैं। जो किसी हद तक अलाउड शुगर्स हैं वो नेचुरल फ्रूट शुगर्स हैं, जो कि हम थोड़े अरसे के लिए लेके मतलब उनको अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। तो हमें अवॉइड करना है जितनी भी ये आर्टिफिशियल शुगर्स हैं उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, अवॉइड करना और जो क्या खाना है इसकी तरफ मैं भी आता हूँ, लेकिन जैसे कहा जाता है कि रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म की ज़कात भी है। रोज़े या स्टारवेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे बॉडी के लिए बेहतर है, कैसे बेहतर है और रोज़े से ये हम कैसे बेहतरी पाते हैं? देखिए, अब ओवर द वर्ल्ड ना हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वैसे ही अपना लिया है। अच्छा। आप वेस्ट में जाएं तो वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप अच्छा खाएं, लेकिन जो फास्टिंग वाला पीरियड है उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करें, ताकि आप अपने मैदे को इतना टाइम दें कि वो डाइजेस्ट करके दोबारा से तैयार हो सके अगले खाने के लिए। तो फास्टिंग जो है, रमज़ान का महीना जो है वो हमें नेचुरली इस तरफ हमें लेके जाता है। हमने बस उसको फुलफ़िल करना है। द कॉन्सेप्ट इज़ कि आप अच्छी तरह च्यू करके खाना खाएं। च्यूइंग, ताकि आपके दिमाग तक जो एक सिग्नल जाता है फुलफिलमेंट का, इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स आफ्टर अ मील। कभी कभी हम सहरी के टाइम पे और अफ्तारी के टाइम पे इतना जल्दी खा रहे होते हैं कि जब तक हमें पता लगता है कि हमारा पेट भर गया तब तक हम थोड़ा एब्डोमेन डिस्टेंड कर चुके होते हैं। तो उसको जो है च्यू करके खाना, सहरी के बाद फिर बहुत जल्दी सो ना जाना। अफ्तारी के टाइम पे आप, जिस तरह एक सुन्नत भी है कि आप 1 घंटे के बाद जो है वो अपना प्रॉपर मील जो लें, और अफ्तारी के वक्त में कुछ लाइट सा जो है वो आप शुरू करें। अगर इन सारी चीज़ों पे अमल किया जाए तो फिर आप वाकई जिस्म की ज़कात भी देंगे, फिर रमज़ान का महीना आपके लिए हेल्दी भी होगा। ऐसे फासिद मादे हैं हमारे खून के अंदर, हमारी कोई ऐसे स्टोर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो इसी मंथ में यूज़ हो जाते हैं, या उनको फास्टिंग से ही हम दूर कर सकते हैं, क्या ये बात ठीक है? मेडिकल साइंसेस क्या कहती हैं? जब हम फूड स्टोर कर रहे होते हैं तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कार्ब्स और फैट्स जो है, और फैट सिर्फ तभी यूटिलाइज होंगी जब आप लंबी फास्टिंग करेंगे। तो ठीक है, तो फैट्स वो वाले जिनको आप बिल्कुल लूज करना चाहते हैं, खास तौर पे जो साइड वाली फैट होती है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, ये मेरा ख्याल है 15 रमज़ान और 10 रमज़ान के बाद जाके हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो हमारे जो अपने स्टोर्स हैं वो इतने होते हैं, एडिक्टेड होते हैं। तो फिर उसको कंज्यूम करने के लिए ये जो लंबी फास्टिंग है, और फास्टिंग के बाद जब हम फास्ट ब्रेक करते हैं, उस वक्त की रूटीन अगर हम अच्छी कर लें तो हम वाकई उन सब चीज़ों से मतलब हम जान छुड़ा लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, पूरा साल फायदा तो होगा। अब आपने भी कहा कि फैट जो होता है वो लूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमने फ्राई फूड खाना है, हमारी रूटीन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इसमें जो है वेट जो गेन किया है उसको कम कर लेंगे, लेकिन उल्टा वेट गेन हो जाता है। तो लोग कहते हैं तब फ्राई फूड खाया, फास्टिंग भी किया, उसके बाद भी वेट गेन हो गया, ये क्या सूरत हाल है? इरादा तो तकरीबन सबका ही होता है कि रमज़ान में कोई अपने अपने हिसाब से केजीज जो हैं या पाउंड जो हैं वो लूज़ करना है, लेकिन रूटीन इस तरह की बन जाती है कि वो इतने लंबी फास्टिंग के बाद, और जिस तरह वो फिज़ी ड्रिंक्स की बात हुई, तो उस वक्त सब्र नहीं होता। तो चूँकि रोज़ा नाम ही सब्र का है, हमें सब्र का दर्स दिया जाता है, तो अफ्तारी के टाइम पे अगर हम सिर्फ वो नॉर्मल सा मतलब लिक्विड लेके नमाज पढ़ने चले जाएं, थोड़ा सा टाइम दे अपने मैदे को कि वो वॉश आउट हो जाए, और उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद कुछ अच्छा खाना शुरू कर दें। अच्छे से मतलब ये है कि रमज़ान पोर्शन, सब पोर्शन डाइट की बात होती है ना हर जगह, तो पोर्शन डाइट में जो रमज़ान पोर्शन है उसमें
आप 1 कप जो है वो अपनी कोई हेल्दी वेजिटेबल्स ले लें, 1 कप जो है वो ग्रेन्स ले लें, और फिर 4 आउंस जो है वो अपनी प्रोटीन ले लें, यानी 40% से ज़्यादा कार्ब्स अगर ना करें तो मेरा ख्याल है वो जो वेट लॉस वाला ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने में हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जनरल फिजिशियन भी हैं तो बहुत सारे लोग इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कॉमनली ये देखा जा रहा है कि जैसे आप अफ्तारी करते हैं तो कुछ लोगों को एसिडिटी का इशू है अफ्तारी के वक्त, पहले नहीं था ऐसा। सो ये क्या वजह है कि अफ्तारी के वक्त एसिडिटी होना शुरू हो जाती है? तो इसका भी कोई लिंक है इसी बात से कि हम खाली स्टमक से कुछ खा रहे होते हैं एसिडिटी होती है, या हम इनटेक कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे एसिडिटी होती है? देखिए, रमज़ान का टाइम तो सबके लिए बराबर है ना, 14-16 आवर्स जो फास्टिंग है, तो सारी खाली पेट खा रहे होते हैं। इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक उस खाने से है जो हम खा रहे होते हैं। अब GERD जो है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, एक पुराना कॉन्सेप्ट है और ये मतलब बहुत सारे लोगों में होती है, और रमज़ान में ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि सहरी के आजकल हमारा वो रूटीन थोड़ी सी ख़राब है। हम शायद सहरी तक बहुत सारे लोग जो है वो जागते हैं, और फिर 2 घंटे मजीद जागना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है बड़े बड़े सारे लोगों के साथ, और डॉक्टर्स की रूटीन में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इमेजिनेटिव है। तो जब सहरी तक हम जाग रहे होते हैं तो फिर नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन एक कोशिश होती है कि सो जाए। वो जो डिस्टेंशन है या जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उस पे ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो सारा दिन आपको ना रिफ्लक्स की एक फीलिंग देता रहता है। वो जो रिफ्लक्स, एक बुरा टेस्ट आप कभी कभी देखें कि आपने बड़ा कोई हेल्दी खाना खाया या ऑयली खाना खाया है तो आपको सुबह सारा मुंह का जायका जो है ना वो आपका कड़वा होता रहेगा, या वो रात के खाने का टेस्ट आता रहेगा। अब द सेम हैपेंस इन अफ्तार कि इफ्तार के वक्त पे जब हम बहुत जल्दी ओवर ईटिंग करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्ली च्यू ना करने के बाद खाना करते हैं, तो इट स्टार्ट्स पाइलिंग अप ना। तो जब वो पाइल अप होता है और उसके बाद वो रिफ्लक्स होना शुरू होता है तो ये एसिडिटी का मसला ज़्यादा होता है। अब रमज़ान में किसी को ये भी एडवाइस करें कि आप फ़ौरन एक PPI या कोई दवाई ले लें, उसके बाद इफ्तार किया करें, इवन दैट इज़ नॉट गुड। मतलब आप अपनी रूटीन इस तरह की बना लें कि आप अफ्तारी के सहरी के 2 घंटे बाद तक सोएं ना, ताकि वो रिफ्लक्स वाले सिम्टम्स कम हो और फिर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करें। सोडा वाटर से भी रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं तो मैं ख्याल वो भी एसिडिटी को कॉज करता है एंड इट्स नोवेयर हेल्दी ना। मतलब आप सादा दूध पी के भी शायद अपने आप को वो जो एक ठंडक का कॉन्सेप्ट है वो दे सकते हैं एक लेमैन टर्म में। दूध सोडा से शायद वो ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। अच्छा, जैसे कि एसिडिटी की तो हमने बात कर ली, एक चीज़ हम देखें नॉर्मल कॉमन इशू बन रहा होता है, जैसे ही अफ्तारी की बहुत लेजीनेस हो जाती है, यानी सहर तक जो है लोग होश में आने में उनको टाइम लग जाता है कि वो कहते हैं कि बस एकदम से हम लेट जाएं, थकावट हो गई है, जिस्म टूट रहा है, यानी रोज़ा खोलने के बाद ऐसी सिचुएशन क्यों आ जाती है? अच्छा, वो सहर तक तो शायद ही बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि दे फील वेरी डिजी आफ्टर मील। एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है बॉडी का कि जब मतलब इनटेक होता है फूड का, उसके बाद इसीलिए एक्सरसाइज भी बना की गई है फ़ौरन से कि वो ब्रेक डाउन और स्टोरेज की तरफ लग जाती है। ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा हैवी मील ज़्यादा ले लेते हैं जिसमें ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा और उसके ऊपर फिर पाइल अप करने की कोशिश करते हैं, ये फ्राइड चीज़ें और वो सारा कुछ जो है, तो उसके बाद जो है वो एक नेचुरल मतलब जब सेटिस्फैक्शन आती है यहाँ पे, तो बच्चों से लेके बड़ों तक सारे ही वो कोशिश करते हैं कि नींद पूरी करने, डिजीनेस जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी रूटीन इस तरह की बनाई है, इवन मतलब ऑफिस में कि रमज़ान से पहले अफ्तारी से पहले जो है वो सारा काम खत्म हो जाता है, वरना शायद बेहतर तो ये था कि अफ्तारी करने के बाद लोग काम पे जाएं, लेकिन दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब यहीं से एक सवाल जानना चाहता हूँ कि कहा ही जाता है कि खाना खाने के बाद 70 कदम चलना चाहिए, 70 कदम एक नॉर्मल उसका फैक्टर बोला गया है। तो क्या जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज तो नहीं करनी चाहिए, तो चलना जो है ये एक्सरसाइज में ही आता है या ये चलना चाहिए, ये क्या इसमें हकीकत है? लेकिन डोंट गेट मी रॉन्ग हियर ना, मतलब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेरा ख्याल है एक आइडियल एक्सरसाइज तब है जब आप मगरिब की नमाज के फ़ौरन पहले थोड़ी सी वॉक कर लें। खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक करना इज समवॉट यू नो ऑब्जेक्शनेबल। हाँ, आप 1 घंटा 1.5 घंटा गुजारने के बाद 70 नहीं, इससे ज़्यादा कदम चलें और एग्रेसिव एक्सरसाइज और जिम और जो भी आपने करनी है। 1 घंटे तरावी का कॉन्सेप्ट भी शायद यही है, तो इसीलिए वो इशा की नमाज के वक्त है ताकि आपका 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो गुजर जाए और उसके बाद फिर आप खाना हजम करने की तरफ जाएं। तो वो जो हजम जब हो जाता है एक दफ़ा, उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स ना, डायबिटिक पेशेंट्स और बाकी जो ऑर्गन फेलियर वाले पेशेंट्स हैं, जिस तरह किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, इनमें हम बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं from dehydration and from some potential complications like diabetic ketoacidosis और बहुत सारी और बीमारियाँ। तो उनको प्रिवेंट करने का भी एक यही तरीका रह जाता है
कि आप जो है उस वक्त थोड़ा खाना खा के अपना बाकी खाना जो है वो रिजर्व करें। और एक्सरसाइज इज पार्ट एंड पार्सल। आप रमज़ान में अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो आप शायद इसके सारे फ़वाइद जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसकी टाइमिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी हम सिर्फ एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करने के लिए या अगले खाने की जगह बनाने के लिए जो है खाना खाने के बाद वॉक करने चले जाते हैं, व्हिच इज इन अ वे नॉट गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि जो नाज़रीन इस वक्त हमें सुन रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, जैसे आपने जिक्र किया। तो डायबिटिक ये होता है कि अचानक भूख लग जाना, शुगर लेवल अचानक गिर जाना। सो रोज़े की हालत में कौन सी एहतियातें हैं जो इस चीज़ पे एक डायबिटिक पेशेंट को रखनी है कि वो अपने रोज़े को भी सही से मेंटेन रख सके? अच्छा, उसमें ऑब्वियसली जो ड्रग्स हैं उनकी बात मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, पीपल टेक इट एज समथिंग डिफरेंट ना। वो खाने जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो हैं वो जल्दी ना होने दें, यानी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग आपकी प्रोलॉन्ग हो जाए, ये वो खाने हैं जो कि आपके सहरी के वक्त बड़े अच्छे खाने। ठीक है। अब इसमें जो है बिल्कुल भी ममानियत नहीं है, आप बिल्कुल पराठा और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी लिपिड प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, कोई कार्डियक मसला नहीं है। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में दिल का मसला एक बड़ा अहम मसला है। और इसके अलावा फिर आपकी जो ड्रग्स हैं वो भी आपने मॉडिफाई करनी है। फॉर इंस्टेंस इंसुलिन का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सुबह के वक्त हम ज़्यादा ले रहे होते हैं और रात के वक्त उसका हाफ या उसका 1/3 लेते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। अच्छा। कि ज़्यादा इंसुलिन जो है हम अफ्तारी के बाद देते हैं और कम वो जो कम वाला पोर्शन है हम उसको रिवर्स कर देते हैं। इसी तरह ड्रग्स हैं जिस तरह SGLT2 या बाकी ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को ना प्रोलॉन्ग करते हैं, तो वो ड्रग्स बड़े अच्छे हैं। डाइट की बात हो तो फ्रूट्स वाला कॉम्पोनेंट जो है वो समझाना ज़रा ज़रूरी है। ऐसे सारे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है वो हमने नहीं लेना। इसमें तरबूज बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है। तरबूज के बारे में बहुत सारे लोग आपको कह देते हैं कि चूंकि आपकी शुगर नहीं बढ़ाता तो आप खा लें, लेकिन पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, ये उसको वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो इसलिए तरबूज को अफ्तारी के वक्त में तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। वो फ्रूट्स जो कि आपके जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, अमरूद, आड़ू, जामुन, पपीता, ग्रेप फ्रूट जो है ये आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट चाट जो है वो क्रीमी नहीं होनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स में, और उनमें ये आम, केला, अंगूर और खजूर नहीं होना चाहिए। ये चार चीज़ें चाट में जब होती हैं, खजूर वैसे जब आप करते हैं तो आप उसको जो है वो लिमिट कर देते हैं, लेकिन जब वो फ्रूट चाट में होगी तो आप उसको लिमिट नहीं कर पाते। जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह प्रोटीन की तरफ उनको ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन प्रोटीन को कुक करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि प्रोटीन की जो अफादियत है वो रहे। अच्छी प्रोटीन एनिमल प्रोटीन है, ओबियसली उसका कोई मुकाबला नहीं है। बीफ ना हो, मटन होना चाहिए, और या चिकन हो जाए या इस तरह की कोई चीज़, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जब आप चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई की सूरत में लेते हैं तो जाहिर है फिर उससे आपकी वो थर्स्ट भी बढ़ती है, डिहाइड्रेशन का एलिमेंट भी बढ़ जाता है, और डिहाइड्रेशन इनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनमें करती है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से, नाउ वी सीइंग पेशेंट्स ना कि गर्मी ज्यादा है, डिहाइड्रेशन होती है, तो इसकी वजह से गुर्दों पे और दिल पे और फिर बाकी और अज़ा पे और असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, वेरी राइट एंड वेरी थैंक्स टू डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद।